नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे ग्रेड फर्स्ट के लिए स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और इसमें अपना चल रहा था आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 में टोटल धाराएं कितनी हैं? टोटल धाराएं हैं आपकी 38 अध्याय कितने हैं? अध्याय है 7 और अनुसूची कितनी है? अनुसूची है आपकी 1। ठीक है ना। तो इसमें अपन अध्याय नंबर 4 चल रहा था अपन ने, ठीक है ना। तो अध्याय नंबर 4 चल रहा था। तो मैं उसमें एक आपको बता दूं, पिछले वीडियो में एक त्रुटि हो गई थी। मैंने बताया था कि अध्याय नंबर 4 में धारा 12 से लेकर 23 तक है, जो कि 23 तक ना होकर कब तक है? वो 28 तक है ना। समझ में आई बात। और अध्याय 4 है वो आपका सबसे बड़ा अध्याय है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा अध्याय है आपका अध्याय नंबर 4। और इसमें आपके धारा नंबर 12 से लेकर 28 तक आती है। समझ में आई बात। तो अब अपन ने धारा 23 धारा तक पढ़ ली थी, ये एक त्रुटि थी तो वो आप सुधार लेना। धारा 23 तक अपन ने पढ़ ली थी। अब आज शुरू करेंगे धारा नंबर 24। देखिए धारा नंबर 24 में आता क्या है। पिछली अपन ने धारा 23 पढ़ी थी। धारा 23 में क्या था? शिक्षकों की योग्यता, ठीक है। और धारा 24 में है आपका शिक्षकों के कर्तव्य। अब एक शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए उनको डिफाइन किया गया है किसमें? आपके धारा नंबर 24 में। इसमें बताया गया है कि देखो एक टीचर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं कि एक तो उसको स्कूल रेगुलर आना है, नियमित आना है, ठीक है। पाठ्यक्रम को टाइम पर कंप्लीट करवाना है, बालक को ध्यान में रखकर पढ़ाना है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CCE, ठीक है ना। तो आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है उसको, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। माता पिता और अभिभावकों से उसको क्या करना चाहिए? रेगुलर संवाद रखना चाहिए ताकि पता चले, मतलब माता पिता को भी ये पता रहे अपने बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, और टीचर को भी उस बच्चे के घर का बैकग्राउंड इमेज है वो ध्यान में रहे, ठीक है। और प्रत्येक छात्र की मतलब उन्नति के लिए उसको उचित मार्ग तय करना चाहिए कि भी ये बच्चा इस टाइप का है और वो इस हिसाब से पढ़ेगा। ये चीज़ भी ये टीचर का कर्तव्य है। सरकार द्वारा आयोजित होने वाले जितने भी मतलब टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, उन सारी की सारी ट्रेनिंग को वो अटेंड करे, ठीक है। और बालकों के स्तर के अनुसार उनको शिक्षण करवाना और शिक्षण योजना का चयन करना, ये कर्तव्य है कि एक बढ़िया प्लान के साथ बच्चों के जो लेवल को ध्यान में रखकर उनको एजुकेशन दे। और यदि टाइम कम पड़ रहा है, पहले बात तो प्रति सप्ताह 45 घंटे कक्षाएं ले वो, जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। ये आरटी एक्ट में वर्णित है कि प्रति सप्ताह 45 घंटे टीचर को पढ़ाना है। और यदि फिर भी काम बनता ना दिखे कि भी बच्चों का लेवल कमज़ोर है, तो उसको अतिरिक्त कक्षाएं भी लेनी चाहिए। इतने कर्तव्य होते हैं एक शिक्षक के, पता है आपको। तो चलिए अब इनको अपन अच्छे से लिखते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी शिक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। किसी भी शिक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। कौन कौन से कर्तव्य होंगे उनके बारे में अपन अभी चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। तो चलिए उन कर्तव्यों की बात करते हैं। कर्तव्य होंगे तो इसमें आपके पहला कर्तव्य मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक एक पॉइंट बना के लिखेंगे अच्छे से बढ़िया से, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्कूल में नियमित आना, एक तो रेगुलर स्कूल जाओ भाई, स्कूल में नियमित आना, एक पॉइंट ये, मतलब हर रोज़ स्कूल जाना है। चलिए नंबर 2, प्रत्येक छात्र की सर्वोत्कृष्ट उन्नति, प्रत्येक छात्र की अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो। प्रत्येक छात्र की उन्नति के लिए निश्चित मार्ग के लिए, निश्चित नहीं, उचित मार्ग निश्चित करना, उचित मार्ग तय करना। ये भी बढ़िया उसको गाइडेंस दो, बढ़िया तरीके से पढ़ाओ उसको, बढ़िया उसकी मतलब मार्गदर्शन करो, बताओ कि भाई बेटा ये काम करना है, ये नहीं करना है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करें। ये नहीं है कि भाई पता ही नहीं है मास्टर जी को, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए और सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, तो पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, समय पर पूरा करो। और बालक को ध्यान में रखकर पढ़ाओ। ऐसे नहीं कि आपको बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है तो आप उस पर थोप रहे हो, नहीं भाई।
बालक को ध्यान में रखकर आपको उसको क्या करना है, पढ़ाना है। बालक को ध्यान में रख कर पढ़ाना, बालक को ध्यान में रख कर पढ़ाना, ये बात भी आ गई। और देखिए और क्या क्या चीज़ें आती है। नंबर 5, माता पिता से संवाद करना, मतलब माता पिता के भी रेगुलर टच में रहना चाहिए। माता पिता से संवाद करना, ये चीज़ भी आएगी इसमें। और सरकार द्वारा आयोजित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें भी भाग लेना, जो ट्रेनिंग दी जाती है, बढ़िया ट्रेनिंग लो, खुद को अपडेट रखो। सरकार द्वारा आयोजित होने वाले, सरकार द्वारा आयोजित होने वाले, सरकार द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में भाग लेना, ये चीज़ भी आती है इसमें। प्रशिक्षणों में भाग लेना, बढ़िया ट्रेनिंग लो, खुद को अपडेट रखो, अच्छा सीखो, अच्छा सिखाओ। नंबर 7, 7 नंबर पॉइंट कहता है आपके, 7 नंबर पॉइंट है वो कहता है कि प्रति सप्ताह 45 घंटे कक्षाओं में पढ़ाना, प्रति सप्ताह 45 घंटे कक्षाओं में पढ़ाना। इसमें तैयारी के घंटे शामिल है, पहले ही बता देता हूँ। प्रति सप्ताह 45 घंटे कक्षाओं में कक्षाएं लेना या कक्षाएं पढ़ाना, जो भी आप उचित समझो। और आवश्यक हो तो एक्स्ट्रा क्लास भी लो, तो लेकिन टीचर को तो आपको पता है एक्स्ट्रा तो दूर, जो जितनी आए वो ले ले तो ही काफ़ी है, हो तो अतिरिक्त कक्षाएं लेना। समझ में आई बात? अतिरिक्त कक्षाएं लेना, ये बात आ गई। इसके अलावा बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाना, ये तो आ गया, ठीक है ना। तो ये इनकी क्या होती है, विशेषताएं होती है। एक एक करके वापस देख लो, थोड़ी सी बढ़िया तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। स्कूल में रेगुलर आओ, प्रत्येक छात्र की उन्नति के लिए उचित मार्ग तय करो, पाठ्यक्रम को टाइम पर पूरा करो, बालक को ध्यान में रखकर बालक के स्तर के अनुसार पढ़ो, बालक के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना बनाओ, माता पिता से संवाद करो, सरकार द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लो, प्रति सप्ताह 45 घंटे कक्षाएं लो, और आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं लेने से भी आपको चूकना नहीं है। तो ये मतलब शिक्षकों के कर्तव्य हैं जो कि धारा 24 के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको पता है अध्याय 4 में धारा 28 तक चलेगी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं धारा नंबर 25 पर। नए पेज पे ले लेते हैं, हर धारा नए पेज पर लेंगे, ठीक है। अब धारा 25, धारा 25 क्या कहती है? धारा 25 कहती है कि छात्र शिक्षक अनुपात, कि छात्र शिक्षक अनुपात, टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो क्या रहना चाहिए, कितने बच्चों पर एक टीचर रहना चाहिए वो। अब देखिए, चूंकि अपन पढ़ रहे हैं आरटी, और आरटी में बात होती कक्षा 1 से लेकर 8 तक, प्रारंभिक शिक्षा की इसमें क्या की जाती है, बात की जाती है, एलिमेंट्री एजुकेशन की इसमें बात की जाती है। तो ये बात आपके दो पक्षों को ध्यान में रखकर की जाएगी। छात्र शिक्षक अनुपात है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग हिसाब से डिवाइडेड है। एक तरफ लिख लेते हैं प्राथमिक और एक तरफ लिख लेते हैं उच्च प्राथमिक। अब इनका क्या सिस्टम है, पहले मैं आपके प्राथमिक वालों का वर्णन करूंगा, ठीक है ना, अच्छे से आपको प्राथमिक के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए इधर मैं लिखता हूँ छात्र संख्या, मतलब कितने छात्र पर कितने आपके टीचर होने चाहिए, ये यहाँ पर अपना रेशियो है। देखो अप टू 60 या 60 बच्चे होते हैं ना, तब तक तो 2 टीचर होने चाहिए। 61वां बच्चा आते ही कितने टीचर होने चाहिए, 3। 91 बच्चा आ गया, 91 से लेकर 120 तक आपके टीचर होने चाहिए 4। 121 से 150 पर कितने होने चाहिए, 5। और 150 से अधिक बच्चों पर 5 तो होंगे आपके टीचर, 5 टीचर और प्लस 1 होना चाहिए एचएम, 1 एचएम चाहिए भाई। ये तो सिस्टम है आपके प्राथमिक का। अब आप बोलोगे कि सर इसमें रेशियो क्या होगा, वो बताओ हमको, तो रेशियो पता रहना चाहिए हमको, तो एग्जाम में रेशियो पूछेगा। तो सीधी सीधी बता दूं कि 1 से लेकर 5वीं तक, कक्षा 1 से 5 तक में, 1 से 5 तक में रेशियो रहता है आपका 30:1, मतलब 30 बच्चों पर 1 टीचर रहना चाहिए। ये रेशियो है, गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अब बोले कि सर कहीं कहीं 40:1 पढ़ते हैं हम, तो वो आप पढ़ते हो तो उसके बता दूं, रीजन बता दूं लिखा हुआ क्यों है, तो वो नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना। ये मैं सारणी इसलिए बना रहा हूँ, ऐसी सारणी आप बनाना ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि यदि छात्रों की संख्या, एक सेकेंड, कि यदि
यदि छात्रों की संख्या, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है, यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक होगी तब छात्र शिक्षक अनुपात होगी, तब छात्र शिक्षक अनुपात, तब छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा आपके 40:1। शिक्षक अनुपात 40:1 होगा। ये बात है। आ गया डाटा समझ में? इसी वजह से आधा राजस्थान भटका भटका घूमता है। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा बारीकी का नॉलेज और दे देता हूँ। और देखो, कार्य दिवस सर कितने कार्य घंटे, वही लगे हाथ ले लेते हैं यहाँ पर, फिर बार बार उनका क्या रोना धोना। ठीक है, तो नोट लगा के मैं बता देता हूँ आपको कि टोटल कार्य दिवस है आपके 200 कार्य दिवस होते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए। टोटल कार्य घंटे हैं 800। मतलब अब आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब प्रतिदिन कितना घंटे कार्य करना चाहिए प्राथमिक टीचर को? 4 घंटे। विद्यालय की दूरी भी लिख लो साथ ही साथ, विद्यालय की दूरी तो 1 किलोमीटर, अप टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक दूरी में आपका प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक। समझ में आई बात? और एक शिक्षक को कितना कार्य करना है, एक शिक्षक को कार्य वो भी लिख लो। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें तैयारी के घंटे शामिल हैं। एक बार पूछ लिया था रीट में। तो 45 घंटे प्रति सप्ताह। आगे कोष्टक में लिख लेना, तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो ये बात आती है आपकी एक प्राइमरी स्कूल के लिए, प्राथमिक के लिए। कैसे लिखा? ऐसे सारणी बनाना आप भी अपने रजिस्टर में, और कंफ्यूज मत होना रत्ती भर भी। अब देखो, उच्च प्राथमिक, ये तो पहली से 5वीं की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे 6ठी से लेकर के 8वीं तक की। इधर 6 से 8 वालों का क्या प्रोग्राम है, यहाँ बात करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। इधर लिखेंगे अपन छात्रों की संख्या और इधर लिखेंगे शिक्षक। छात्र संख्या और इधर लिखेंगे शिक्षक। तो छात्र यदि अप टू 35 छात्र है तब तक 1 शिक्षक, 36 से 70 है तब तक 2, 71 से 100 पर 3, और 100 से अधिक बच्चे हो गए तो 3 टीचर पर 1 HM होगा। 3 टीचर प्लस 1 HM। समझ में आई बात बढ़िया तरीके से? अब पूछेंगे कि सर ये छोड़ो, एग्जाम में रेशियो पूछेगा, तो नोट लगा के मैं सीधा ही बता दूं आपको कि छात्र शिक्षक अनुपात, स्टैंडर्ड बता रहा हूं, छात्र शिक्षक अनुपात आपके छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होगा। सीधी सीधी बात। अब बोलोगे कि सर हमें वो भी बता दो कार्य दिवस वगैरह। टोटल कार्य दिवस एक आपके उच्च प्राथमिक कक्षाओं के वाले जो टीचर हैं उनके लिए कार्य दिवस होंगे 220 कार्य दिवस। और टोटल शिक्षण घंटे कि सर कितना टाइम तक शिक्षण करवाना है, तो टोटल शिक्षण घंटे होते हैं 1000। बोले तो 4.5 घंटे रोज, 4.5 घंटे रोज। समझ में आई बात? अब आपके दिमाग में एक कीड़ा उत्पन्न होगा कि सर 35 बच्चे, एक टीचर, काम चल जाएगा क्या? नहीं। नोट लगा के ध्यान रखना, कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम 3 शिक्षक लगाए जाएंगे। न्यूनतम 3 टीचर होंगे, उनमें एक भाषा का शिक्षक होगा, एक गणित विज्ञान में से एक का होगा और एक सामाजिक विज्ञान का होगा। इस बात को लिख लो, ये बहुत ही कम कोचिंग संस्थान में आपको लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पर नोट लगा के लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया, जानदार और शानदार बात है। इसको बढ़िया तरीके से लिखते हैं। कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम, मिनिमम 3 टीचर लगेंगे, न्यूनतम 3 शिक्षक लगाए जाएंगे। 3 शिक्षक लगाए जाएंगे। अब 3 शिक्षक कौन कौन से लगाए जाएंगे, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 होना चाहिए आपके पास भाषा शिक्षक, एक होगा आपका भाषा शिक्षक, एक होगा आपका गणित विज्ञान का टीचर, और एक होगा आपके SST का टीचर, मतलब सामाजिक विज्ञान। ये आपके 8वीं तक की स्कूल में कंपलसरी है। समझ में आई बात? ये लो भाई। अब अपन चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
अपने नॉलेज को बूस्टअप करते हैं। अब बोले कि सर फिर भी मान लो वो टीचर नहीं है, टीचर की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए है अंशकालिक शिक्षक, मतलब गेस्ट फैकल्टी वगैरह के बारे में भी बखान किया गया है इस धारा 25 में। तो इसमें क्या बोला गया है अंशकालिक शिक्षक के लिए, कि आप 3 तरह के अंशकालिक शिक्षक ला सकते हो। एक तो आप कला शिक्षक, कोई भी ड्रामा नृत्य जो भी सिखाना आपको, एक कला शिक्षक। एक आपके नैतिक शिक्षा के लिए, एक नैतिक और शारीरिक शिक्षक। इनके आपको अंशकालिक शिक्षक का भी वर्णन है। समझ में आई बात? अब एक दो चीज़ें हैं वो नोट लगा के लिख देता हूँ। ये शिक्षण घंटे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, बच्चों को बार बार परेशान करते हैं, तो इसको भी यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 पर प्रतिदिन शिक्षण कार्य कैसा होगा? प्रतिदिन शिक्षण कार्य होगा आपका, प्रतिदिन शिक्षण कार्य आपके 4 घंटे। ये भी पूछ सकते हैं कि 1 से 5 तक प्रतिदिन कितना शिक्षण कार्य होगा? 4 घंटे। और इसी वजह से तो 200 कार्य दिवस और इंटू 4 करते वो आपका टोटल 800 घंटे आता है ना, वो इसी वजह से आता है। समझ में आई बात? ये चीज़ें। और नंबर 2 पर उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8 पर प्रतिदिन शिक्षण कार्य कितना होता है? 8 पर प्रतिदिन जो शिक्षण कार्य होता है वो होता है आपका 4.5 घंटे। शिक्षण कार्य 4.5 घंटे, ये ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 से 8 और 1 से 5 वाला। तो कौन सा? एक ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान। अब टोटल 220 वर्किंग डे आते हैं उच्च प्राथमिक वालों के लिए, और प्रतिदिन वो 4.5 घंटे काम करेंगे, तो वो एक साल में कितने घंटे काम करेंगे? 1000 घंटे काम करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये धारा 25 कंप्लीट है। आगे धारा 25, ये धारा 25 बढ़िया तरीके से नोट्स बना देना, आपकी लाइफ बन जाएगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आएगी आपकी धारा 26। धारा 26 के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। देखिए, ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये धारा 26 के बारे में बात करते हैं। धारा 26, अब धारा 26 का क्या हाल है वो देखते हैं। रिक्त पदों की पूर्ति, ये कहती है, रिक्त पदों की पूर्ति के बारे में है 26 नंबर धारा। ये कहती है कि प्रत्येक विद्यालय में जितने शिक्षक होने चाहिए उसके 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब कि भाई इस स्कूल के लिए कितना स्टाफ है वो मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, सर्जित है पद, कि सर इसमें तो 10 पद बनाए हुए हैं इस उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो 10 का 10% कितना होता है? 1। मतलब उसमें सिर्फ 1 पोस्ट खाली रह सकती है, बाकी की पोस्टों को गवर्नमेंट को हर हालत में भरना है। हालांकि भर्ती नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर ये चीज़ है गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन में। तो इस चीज़ को भी अपन लिखते हैं यहाँ पर कि धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कुल शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। कुल शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होते, से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। ठीक है, ये है आपके रिक्त पदों की पूर्ति का, ये धारा 26 में ये चीज़ बोली गई है। तो कितने प्रतिशत से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते? 10% से अधिक। इस डाटा को थोड़ा दिमाग में भेजे में सेट रखना। अब आगे बात आती है कि सर इतने रूल लगा दिए, तो बताओ टीचर को और किस किस काम में घसीटोगे? तो ये चीज़ धारा 27 में लिखी हुई है कि टीचर को पढ़ाने के अलावा सिर्फ और सिर्फ जनगणना
या फिर चुनाव संबंधी कोई काम हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आपदा राहत कार्य के रूप में लगाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है पोलियो पिलाने जचे जाए वहाँ पर हम इनको नहीं भेजेंगे। ये बात बोलिए धारा 27 में। तो ये चीज़ लिखते हैं, शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा सिर्फ 3 कार्यों में लगाया जाएगा। सिर्फ 3 कार्यों में लगाया जाएगा। कौन कौन से 3 कार्य हैं? 3 कार्यों में लगाया जाएगा। कौन कौन से हैं भाई? तो बोले एक तो है जनगणना, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं जनगणना में भेज देना। एक बोले चुनाव संबंधी कार्य, तो टीचर बोले कोई बात नहीं चुनाव में पंचायती कर लेंगे, मास्टर को बहुत ज़्यादा पंचायती चाहिए, आपको पता ही पढ़ाना कम पंचायती ज़्यादा, चुनाव संबंधी कार्य। और उसके अलावा कोई आपदा आएगी तो फिर जाना ही पड़ेगा कि ठीक है सर मूड तो नहीं है क्योंकि आराम का आटा खा के हम पहले ही फूल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि मास्टर लोग इतना पढ़ाते थोड़ी, पढ़ा देते नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओनली 20% टीचर है गवर्नमेंट में जो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। बाकी के सब क्या करते हैं, आराम का आटा खाते हैं भाई। तो आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधी कार्य और जनगणना, इन 3 कामों में टीचर्स को लगाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कार्यों में टीचर को नहीं लगाया जा सकता। आगे आता है धारा 28। तो शिक्षकों के निजी ट्यूशन और शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, वैसे है गलती क्योंकि एक सरकारी डॉक्टर होता है वो तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, लेकिन एक टीचर है वो अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकता। तो इसमें आपके शिक्षकों के निजी ट्यूशन ऑब्लिक शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है। निजी ट्यूशन ऑब्लिक शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो मतलब निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध कौन सी धारा में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपका धारा नंबर 28 में। ठीक है, और ये धारा 28 कंप्लीट होने के साथ ही आपका चैप्टर नंबर जो 4th है वो भी इसमें क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना इसमें चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीट। ठीक है, कल की जो एक त्रुटि रह गई थी उस त्रुटि को मैंने इसमें सुधार दिया है। और अब आपके 2 क्लास और आएगी, लगभग 1 या 2 क्लास, एक टेस्ट की और रख लेंगे भाई, इसका टेस्ट लेना चाहेंगे देख लेंगे, आरटी का रख लेंगे एक टेस्ट, वरना आपकी एक क्लास में अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपका ये जो आरटी एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, आरटी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को वाला जो पोर्शन है ये जो जितना भी 15 क्वेश्चन का, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है और तीसरा पार्ट है आरटी एक्ट 2009 जिसको हम यहाँ पर लगातार पढ़ रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आरटी एक्ट आपके कल। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलेंगे इसी प्रकार के एनर्जेटिक वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।